तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों कल तक हमने नाउन इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग 10 रूल्स डिस्कस कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम नाउन इस चैप्टर के आगे के कुछ रूल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानते हैं कि हमारा सबसे पहला रूल कौन सा है। तो दोस्तों हमारा रूल नंबर 11 ये कहता है कि कुछ ऐसे हाइफनेटेड नाउन्स होते हैं जिनको हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, यानी कि हम कभी भी उनका प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे कि अ 10 रुपी नोट, अ 2 माइल वॉक, अ 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड, अ 5 डे वर्कशॉप, अ 8 मैन कमिटी एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये सभी वो नाउन्स हैं जिनको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो चलिए इन्हें कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से और भी क्लियर तरीके से हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है आई वेंट ऑन अ 2 डे ट्रिप। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अ 2 डे ट्रिप है, यहाँ पर आप उसमें जो है वो डे को डेज नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है कि ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिनको हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है। वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स है। ही गिफ्टेड मी अ 50 रुपी पेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ 50 रुपी पेन, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे इस रूल को फॉलो करता है और इसमें आप जो है वो रुपी को रुपीज नहीं बना सकते हो, यानी कि एज इट इज रहता है, यानी कि सिंगुलर रहता है, इससे सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है। वैसे ही हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है शी इज अ 10 ईयर ओल्ड गर्ल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम ईयर को ईयर्स नहीं बना सकते, ये इसी वे में रहेगा, यानी कि एज अ सिंगुलर ही इसे ट्रीट किया जाएगा। देन इसके बाद है वी अटेंडेड अ 6 आवर लेक्चर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ 6 आवर लेक्चर में आप आवर को आवर्स नहीं बना सकते हो, जिसके चलते इसे सिंगुलर ही ट्रीट किया जाएगा। और देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल है दे फॉर्म अ 5 मेंबर टीम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अ 5 मेंबर टीम, 5 मेंबर में आप जो है वो मेंबर को मेंबर्स नहीं बना सकते हो, तो इसलिए इसे जो है वो सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है। तो इस तरीके से आप जो है वो हमारे रूल नंबर 11 को आसानी से समझ पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले रूल की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा रूल नंबर 12 ये कहता है कि कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग नाउन्स होते हैं जिनको लेकर अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। जैसे कि आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सीन नाउन है, यानी कि ये जो सीन है वो काउंटेबल होता है, तो वहीं सीनरी अनकाउंटेबल होता है। पोयम काउंटेबल होता है, तो वहीं पोएट्री अनकाउंटेबल होता है। इसी के साथ पिक्चर्स का मीनिंग जब सिनेमा से होता है तब हम उसे ऑलवेज प्लूरल कंसिडर करते हैं। वैसे ही सराउंडिंग्स भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। ठीक उसी तरह स्पिरिट्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। यहाँ स्पिरिट्स का मतलब मूड से होता है बेसिकली। उसी तरह नाउ अ डेज यानी कि आजकल, समटाइम्स यानी कि कभी कभी, वेयर अबाउट्स यानी कि अता पता या फिर पता ठिकाना, ये जो वर्ड्स है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं और अपने बाद वर्ब भी कैसे लेते हैं, तो प्लूरल ही लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब आपको कहना हो एक कविता, तब आप अ पोयम कहेंगे, ओके। लेकिन वहीं जब आप कहना चाहते हो कि बहुत सारी कविताएं, तो मैनी पोयम्स कहना होगा, ना कि मैनी पोएट्री। ठीक उसी तरह जब आप किसी एक दृश्य के बारे में बात कर रहे होते हो तब आप द सीन या फिर अ सीन कह सकते हैं। सीनरी इसका अनकाउंटेबल सेंस में होता है, यानी कि इसका जो यूज है सीनरी का वो अनकाउंटेबल सेंस में होता है, यानी कि इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, जिसके चलते इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। सिंपली आपको इतना याद रखना है कि पोयम काउंटेबल है, जिसके चलते इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, तो वहीं पोएट्री अनकाउंटेबल है, जिसके चलते आप इसे मतलब कि प्लूरल नहीं बना सकते हैं, यानी कि पोएट्रीज नहीं बना सकते हैं इसे। ठीक उसी तरह सीन काउंटेबल है, जिसके चलते इसे प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन सीनरी अनकाउंटेबल होने के चलते इसे आप प्लूरल नहीं बना सकते, यानी कि सीनरीज नहीं बना सकते आप इसे। तो इस तरीके से आपको सिंपल वे में याद रखना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा रूल नंबर 12 यहीं पर खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले रूल की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा रूल नंबर 13 ये कहता है कि जब कभी भी द प्लस एग्जेक्टिव इस तरह का फॉर्मेशन होता है तो वो प्लूरल कंसिडर किया जाता है, जिसके चलते उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। यानी कि हम उस पर्टिकुलर कैटेगरी के सभी लोगों की बात कर रहे होते हैं बेसिकली। हम कभी भी ऐसे फॉर्मेशन में एस या फिर ईएस जोड़कर उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द ब्रेव, द वीक, द स्ट्रॉन्ग, द ओल्ड, द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द डीफ एक्सेट्रा।
तो चलिए अभी ने कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं ताकि आपको इसे समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है द पुअर नीड हेल्प। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दिखेगा कि द प्लस एग्जेक्टिव का फॉर्मेशन यहाँ पर बताया गया है जो कि है द पुअर। यानी कि पुअर क्या है, हमारा एग्जेक्टिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि द प्लस एग्जेक्टिव का फॉर्मेशन हो गया है। और हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि द प्लस एग्जेक्टिव का फॉर्मेशन अगर होता है तो वहाँ पर वो जो है वो सारी कैटेगरी की बात होती है वहाँ पर बेसिकली। यानी कि यहाँ पर द पुअर से क्या मतलब है, तो दुनिया में जितने भी पुअर यानी कि जितने भी गरीब लोग हैं उनकी बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर दुनिया में जितने भी गरीब लोग मौजूद हैं उन सभी की बहुत बात हो रही है। और इसके बाद आने वाली जो वर्ब है आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो प्लूरल है, यानी कि नीड। ये जो नीड हमारी वर्ब है ये कैसी है, तो ये प्लूरल वर्ब है। किस तरीके से, तो यहाँ पर अगर एस लगा होता नीड में, अगर नीड्स होता तब वो सिंगुलर होती, लेकिन यहाँ पर नहीं है इसलिए ये प्लूरल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द पुअर नीड हेल्प, यानी कि दुनिया में जितने भी गरीब लोग मौजूद हैं उन सभी को क्या ज़रूरत है, तो मदद की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि जब भी द प्लस एग्जेक्टिव का फॉर्मेशन होता है तो हम किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरी कैटेगरी की, यानी कि दुनिया में उस कैटेगरी में आने वाले जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी की बात कर रहे होते हैं। और ऐसे फॉर्मेशन के साथ आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए प्लूरल। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। वैसे ही हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमारा दूसरा एग्जाम्पल आता है द रिच लिव इन बिग हाउसेस। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द प्लस एग्जेक्टिव का फॉर्मेशन है जो कि है द रिच। यहाँ पर रिच क्या है, तो हमारा एग्जेक्टिव है जो कि क्या डिनोट करता है कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो, यानी कि यहाँ पर किस कैटेगरी की बात हो रही है, कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं और रिच इस कैटेगरी में आते हैं तो उन सभी की बात हो रही है। किसी एक व्यक्ति की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, दुनिया के सारे अमीर लोगों की यहाँ पर बात की जा रही है। और इसके बाद आने वाली वर्ब भी आप देखिए कि इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी है, तो वो भी प्लूरल है। क्योंकि अगर ये लिव है, लिव में अगर एस लगा होता तो वो हमारी सिंगुलर वर्ब होती, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो इसे हम जो है वो प्लूरल कंसिडर करते हैं। और यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, द रिच लिव इन अ बिग हाउसेस, यानी कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग मौजूद है वो सभी जो है वो मतलब कि बड़े बड़े घरों में रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। वैसे ही हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। द ब्लाइंड यूज स्पेशल टूल्स। यहाँ पर द ब्लाइंड से मतलब है कि दुनिया में जितने भी अंधे लोग हैं, जितने भी ब्लाइंड है उन सभी की बात हो रही है। क्योंकि द प्लस एग्जेक्टिव का फॉर्मेशन है, ब्लाइंड हमारा क्या है, तो एग्जेक्टिव है। तो उसी हिसाब से जो है वो यहाँ पर द ब्लाइंड यानी कि दुनिया में जितने भी अंधे लोग हैं उन सभी की बात हो रही है। और यूज कैसा है, तो यूज हमारा प्लूरल वर्ब है। अगर यूजेस होता तो यहाँ पर हम ऑब्वियसली उसे जो है वो सिंगुलर कंसिडर करते, क्योंकि यहाँ पर यूज है तो इसे जो है वो प्लूरल माना जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है कि दुनिया के जितने भी अंधे लोग हैं वो स्पेशल टूल्स यूज करते हैं, इस तरीके से। देन इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल आता है द ब्रेव फाइट फॉर ट्रुथ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द प्लस एग्जेक्टिव का फॉर्मेशन हमारा कौन सा है, तो वो है द ब्रेव। ब्रेव यहाँ पर एग्जेक्टिव है, जिसके चलते यहाँ पर दुनिया में जितने भी ब्रेव यानी कि जितने भी बहादुर लोग मौजूद हैं उन सभी की बात यहाँ पर की जा रही है। और इसके बाद आने वाली जो वर्ब है हमारी जो कि है फाइट, वो जो है वो हमारी जो है वो प्लूरल वर्ब है। अगर सिंगुलर होती तो यहाँ पर जो है वो फाइट में एस लगा हुआ होता, यानी कि सेंटेंस हमारा किस प्रकार होता, तो वो होता द ब्रेव फाइट्स फॉर ट्रुथ। तो वो जो है वो गलत हो जाता। यानी कि यहाँ पर हमें याद रखना है कि द प्लस एग्जेक्टिव के फॉर्मेशन में हमेशा वर्ब कैसी आती है, तो वो आती है प्लूरल। ओके, जिसके चलते हमारा जो सेंटेंस है वो किस तरह से बना है, द ब्रेव फाइट फॉर ट्रुथ, यानी कि जितने भी इस दुनिया में बहादुर और साहसी लोग हैं वो सभी जो है वो सच्चाई के लिए लड़ते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस सेंटेंस को समझ पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे लास्ट एग्जाम्पल की ओर। तो हमारा लास्ट एग्जाम्पल आता है द वीक नीड प्रोटेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द प्लस एग्जेक्टिव का फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा जो कि है द वीक। यहाँ पर वीक क्या है, तो एग्जेक्टिव है, यानी कि दुनिया में जितने भी कमज़ोर लोग हैं, जितने भी वीक लोग हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर बेसिकली। यानी कि किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, यानी कि दुनिया में इस कैटेगरी में यानी कि वीक इस कैटेगरी में आने वाले सभी लोगों की बात हो रही है। और इसके बाद जो वर्ब है हमारी वो है नीड। और नीड हमारी वर्ब कैसी है, तो वो वर्ब है हमारी प्लूरल। क्योंकि अगर एस लगा होता उसमें तो हम उसे सिंगुलर मानते, लेकिन यहाँ पर अगर नहीं है तो वो कैसी वर्ब है, हमारी प्लूरल वर्ब है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि द वीक नीड प्रोटेक्शन, यानी कि दुनिया में जितने भी कमज़ोर लोग मौजूद हैं उन सभी को क्या चाहिए होती है, तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप इसे जो है वो समझ पाओगे। आई होप आपको ये जो हमारा 13th रूल है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट रूल की ओर।
तो दोस्तों हमारा रूल नंबर 14 ये कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि मेल और फीमेल इन दोनों ही जेंडर्स के लिए सेम होते हैं, यानी कि इनको मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स के लिए विदाउट कोई चेंज यूज किया जाता है। इस तरह के नाउन्स को सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। ओके, और इनके बाद लगने वाली वर्ब कैसी होगी, तो फिर वो भी हमारी सिंगुलर वर्ब ही होगी। तो चलिए आइए समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट, टीचर, चाइल्ड, एडवोकेट, वर्कर, क्लर्क, लीडर, म्यूजिशियन, कजिन, ड्राइवर, फ्रेंड, टीनेजर, डॉक्टर, आर्टिस्ट। तो अभी जो मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल्स बताए हैं उस चीज़ में आप एक चीज़ नोट करिएगा कि यहाँ पर किसी भी मेल या फिर फीमेल को एग्जैक्टली बताया नहीं गया है। यानी कि अगर आप मैं स्टूडेंट बोलूँ तो स्टूडेंट में आप क्या समझोगे कि कोई मेल है या फिर फीमेल है। आपको यहाँ पर जो है वो क्लियरली नहीं बताया गया है कि एक स्टूडेंट पर्टिकुलरली मेल है या फिर फीमेल है। यानी कि जो जितने भी नाउन्स मैंने आपको बताए हैं उसमें आप नहीं पता लगा पाते हो कि यहाँ पर जो है वो किसी एग्जैक्टली फीमेल की बात हो रही है या फिर किसी मेल की बात हो रही है। ये ऐसे नाउन है जिसमें जो है वो फीमेल और मेल दोनों को ही कंसिडर किया जाता है। यानी कि जब इन नाउन्स की बात होती है तो फीमेल और मेल आपको दोनों ही मतलब कि दोनों ही जेंडर्स को आपको कंसिडर करना होता है। तो चलिए आइए इसे अब सेंटेंसेस की हेल्प से और भी अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, द टीचर गेव अस होमवर्क टुडे। तो यहाँ पर जो टीचर है, यहाँ पर जो है वो बात हो रही है टीचर की। तो टीचर कौन है, तो आपको पता नहीं चल पाता कि टीचर जो है वो मतलब कि फीमेल है यहाँ पर मेल है। टीचर का अगर हमने नाम लिया है तो आपको कंसिडर करना है कि टीचर कोई भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। यानी कि आपको जो है वो दोनों मानकर चलना पड़ता है। आपको यहाँ पर एग्जैक्टली बताया नहीं गया है कि टीचर यहाँ पर फीमेल है या फिर मेल है। तो जिसके चलते ये जो है वो इसे सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें दोनों ही जेंडर्स की साथ में बात होती है। यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं होता है कि यहाँ पर किसी मेल की बात हो रही है या फिर फीमेल की बात हो रही है। और एक और चीज़, इसके बाद आने वाली जो वर्ब है हमारी गेव, ये हमारी पास्ट टेंस की सिंगुलर वर्ब है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम जो है वो टीचर को एज ए सिंगुलर कंसिडर कर रहे हैं, एक ही कैटेगरी कंसिडर कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, हमारी वर्ब भी आएगी सिंगुलर। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देन इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस आता है, माई फ्रेंड लिव्स इन अनदर सिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माई फ्रेंड, यहाँ पर जो फ्रेंड वर्ड है उसमें आपको क्लियर नहीं पता चल पाता है कि फ्रेंड कौन है, यानी कि फ्रेंड फीमेल है या फिर मेल है। यहाँ पर हम दोनों को ही कंसिडर कर सकते हैं कि फ्रेंड जो है वो कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ भी क्लियर नहीं बताया गया है कि फ्रेंड कौन है, फीमेल है या फिर मेल है। तो इसीलिए हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं, तो इसीलिए हम इसे जो है वो सिंगुलर ट्रीट करते हैं। और ये ऐसी कैटेगरी में आता है जहाँ पर हमें मेल और फीमेल दोनों को ही एक साथ कंसिडर करना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी क्लियरली नहीं बताया गया है। और इसके बाद आने वाली जो वर्ब है हमारी वो है लिव्स। यानी कि ये कैसी वर्ब है, तो वो हमारी प्रेजेंट टेंस की सिंगुलर वर्ब है बेसिकली। तो इस तरीके से आप इसे समझ पाओगे। देन इसके बाद है, द डॉक्टर चेक द पेशेंट केयरफुली। अब यहाँ पर आप देखिए कि द डॉक्टर जो है, इसमें जो डॉक्टर वर्ड है उसमें आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो मेल और फीमेल कौन है, इस तरह की एग्जैक्ट बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यानी कि डॉक्टर कोई भी हो सकता है, कोई फीमेल डॉक्टर भी हो सकती है, कोई मेल डॉक्टर भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं बताया गया है। तो डॉक्टर हमारा कैसा नाउन है, डॉक्टर हमारा मतलब कि ऐसा नाउन है जिसमें हमें मेल और फीमेल दोनों को ही कंसिडर करना होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी क्लियरली नहीं बताया गया है और इसे हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। जिसकी वजह से इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, तो वो भी हमारी होगी सिंगुलर, जो कि है चेक। दोस्तों चेक हमारी कैसी वर्ब है, तो हमारी पास्ट टेंस की सिंगुलर वर्ब है, ध्यान रखना है आपको। देन इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल आता है, हर कजिन इज लर्निंग टू प्ले द गिटार। अब यहाँ पर ये जो कजिन वर्ड है इसमें आप जो है वो कुछ भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि कजिन कौन है, कजिन लड़की है या फिर लड़का है। दोनों भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आपको जो है वो एक मानकर चलना होता है कि कजिन का मतलब है, यानी कि कजिन यहाँ पर जो वर्ड आया है उसके लिए कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। आपको बस ध्यान रखना है कि ये ऐसा नाउन है जहाँ पर ऐसी कैटेगरी की बात होती है जिसमें हम दोनों ही जेंडर्स को कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं होता है। यानी कि कजिन में लड़का भी आ सकता है, लड़की भी आ सकती है, जो कि गिटार यानी कि बजाना सीख रहा है या फिर सीख रही है। हमें कुछ भी यानी कि क्लियर यहाँ पर नहीं है। अब इसके बाद आने वाली जो वर्ब है हमारी वो ऑब्वियस सी बात है सिंगुलर है, जो कि है इज, क्योंकि हम जो है वो कजिन को भी एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, तो वो भी हमारी होगी सिंगुलर। देन इसके बाद हमारा लास्ट एग्जाम्पल आता है, दैट आर्टिस्ट पेंट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्टिस्ट,
दोस्तों जो आर्टिस्ट है यानी कि जो कलाकार होता है वो कोई मेल या फिर फीमेल ऐसा तो फिक्स नहीं होता कि मेल ही होगा या फिर फीमेल ही होगा, यानी कि कोई आर्टिस्ट यानी कि मतलब कि लड़की ही होगा या फिर लड़की ही होगी या फिर लड़का ही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आर्टिस्ट कौन है, लड़का है या फिर लड़की है। तो ये ऐसे नाउन है जहाँ पर आपको मेल और फीमेल दोनों को ही कंसिडर करना होता है। और इसके बाद आने वाली वर्ब भी हमारी सिंगुलर होती है, क्योंकि हम आर्टिस्ट को भी यहाँ पर सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि एक ही कैटेगरी यानी कि एक ग्रुप की बात हो रही है, यानी कि आर्टिस्ट आर्टिस्ट में जो है वो दुनिया के सारे आर्टिस्ट आ गए, चाहे फिर वो मेल हो या फिर फीमेल हो। यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं बताया गया है। तो जिसके चलते हमारी इसके बाद वर्ब कैसी आई है, तो वो भी आई है सिंगुलर, जो कि है पेंट्स, जो कि हमारे प्रेजेंट टेंस की सिंगुलर वर्ब है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा रोल नंबर 14 भी यहीं पर खत्म होता है। इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले रोल की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला रूल हमसे क्या कहता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा रोल नंबर 15 ये कहता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। अब वो नाउन्स कौन से होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स, करंट इवेंट्स, इन्वर्टेड कॉमास, आर्म फोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेज, सोशल स्टडीज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, हाई हील्स एक्सेट्रा। अब इसे और भी डिटेल में समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आएगा, ह्यूमन राइट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्ड है ह्यूमन राइट्स, ये हमारा ऐसा कंपाउंड नाउन है जिसे हम प्लूरल कंसिडर करते हैं। अब क्यों करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक और रीजन भी जानिए। जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स का क्या मतलब होता है, ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है मानव अधिकार। ओके, अब मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स कोई एक तो है नहीं, बहुत सारे अधिकार है हमारे पास, है ना। यानी कि बहुत सारे अधिकार है ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत। अब आपको कैसे पता कि किस राइट की बात हो रही है, किस अधिकार की बात हो रही है। तो इसीलिए जब भी आप देखें ह्यूमन राइट्स, तो इसमें जो है वो बहुत सारे अधिकारों का समावेश होता है। तो जिसके चलते हम जो है वो इसे प्लूरल कंसिडर करते हैं, यानी कि यहाँ पर एग्जैक्ट किसी यानी कि पर्टिकुलर एक ही ह्यूमन राइट की बात नहीं हो रही है, यानी कि सभी ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। यानी कि ह्यूमन राइट्स में भी हमारे पास अलग अलग बहुत सारे अधिकार होते हैं, जिसके चलते इसे प्लूरल कंसिडर किया जाता है। देन इसके बाद है, करंट इवेंट्स हेल्प अस स्टे इन्फॉर्म। अब यहाँ पर हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है उसमें हमारा कंपाउंड नाउन कौन सा है, तो वो है करंट इवेंट्स। ओके, अब करंट इवेंट्स कोई एक तो है नहीं, बहुत सारे करंट इवेंट्स हैं, यानी कि पॉलिटिकल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग करंट इवेंट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही पर्टिकुलर चीज़ है जिसे हम करंट इवेंट्स कहते हो। यानी कि बहुत सारे करंट इवेंट्स हैं, यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उस इवेंट्स में। इवेंट्स यानी कि घटनाएं, करंट यानी कि जो मौजूद है, जो अभी चल रही है। तो अभी जो चल रही है ऐसी घटनाएं तो बहुत सारी है, कोई एक नहीं है। तो जिसके चलते हम करंट इवेंट्स को भी प्लूरल ही कंसिडर करते हैं। देन इसके बाद है, शी यूज्ड इन्वर्टेड कॉमास इन हर एसे। अब यहाँ पर हमारा कंपाउंड नाउन कौन सा है, तो वो है इन्वर्टेड कॉमास, जो कि एज अ हम प्लूरल ट्रीट करते हैं। अब क्यों करते हैं, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास भी जो है वो कई तरीके के होते हैं, किसी एक तरीके के नहीं होते कि इसी तरीके का हमें इन्वर्टेड कॉमा हमेशा यूज करना होता है। अलग अलग तरीके के होते हैं इन्वर्टेड कॉमास भी। तो अब यहाँ पर हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि किस तरीके की इन्वर्टेड कॉमा की यहाँ पर बात की गई है। तो उसी के चलते जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में उन सभी कॉमास का समावेश हो गया है जो कि इन्वर्टेड है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसीलिए इसे हम क्या कंसिडर करेंगे, इसे भी हम जो है वो प्लूरल ही कंसिडर करेंगे। देन इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल आता है, वी शुड नॉट वेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड नाउन है वो कौन सा है, तो वो है नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को प्लूरल क्यों ट्रीट किया गया है, तो मैं उसके पीछे का लॉजिक और रीजन भी बताती हूँ। कि जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि नेचुरल रिसोर्सेज, अब आपको क्या पता कि किस नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज कोई एक तो है नहीं, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हवा भी है, पानी भी है, या फिर झाड़ है, पेड़ पौधे हैं। तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज ही तो है। यानी कि इन सारे ही चीज़ों को इसी कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है, जिसके चलते यहाँ पर कोई क्लियर बात नहीं हुई है कि किस नेचुरल रिसोर्स की यहाँ पर बात हो रही है। यानी कि यहाँ पर सभी नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि सभी नैसर्गिक संसाधनों की बात हो रही है, जिसके चलते इसे हम प्लूरल ही कंसिडर करते हैं। देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, सोशल स्टडीज इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कंपाउंड नाउन कौन सा है, तो वो है सोशल स्टडीज। अब सोशल स्टडीज भी जो है वो आपको लगता होगा कि एक सब्जेक्ट है, लेकिन सोशल स्टडीज के अंतर्गत भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, यानी कि 2-3 सब्जेक्ट और आते हैं। तो इसके चलते ये क्या हुआ कि ये भी हमें इसे प्लूरल ही कंसिडर करना होता है। तो इस तरीके से आप सारे एग्जाम्पल्स को समझ पाओगे। तो दोस्तों अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जितने भी हाईलाइटेड नाउन्स आपको दिख रहे हैं,
ये नाउन्स दिखने में भले ही प्लूरल हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसे कंपाउंड नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगे। ये नाउन की मीनिंग यानी कि सेंस पे डिपेंड करता है कि उसके साथ किस तरीके की प्लूरल यानी कि प्लूरल या फिर सिंगुलर किस तरीके की नाउन आएगी। जैसे कि हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में ह्यूमन राइट्स की बात की गई है। राइट्स का मतलब होता है अधिकार, ओके, जिसके चलते उसके बाद आर ये प्लूरल वर्ब आई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अधिकारों की बात हो रही है, कोई एक पर्टिकुलर अधिकार यहाँ पर बताया नहीं गया है। ठीक उसी तरह हमारे सेकेंड एग्जाम्पल में करंट इवेंट्स की बात की गई है, जिसका मतलब होता है कई घटनाएं, यानी कि जिसके लिए हेल्प इस प्लूरल वर्ब का हमने यूज किया है। तो वहीं अगर हमारे फिफ्थ एग्जाम्पल को हम देखें तो सोशल स्टडीज ये सब्जेक्ट के ग्रुप को डिनोट करता है, और हमें पता है कि जो चीज़ ग्रुप शो करे तो उनको हम एक यूनिट कंसिडर करते हैं, जिसके चलते उनके बाद आने वाली वर्ब कैसी होती है, तो वो भी होती है सिंगुलर। तो इस तरीके से आपको इसे समझना है बिना कंफ्यूज हुए। कंसेप्ट थोड़ा जो है वो मतलब आपको ट्रिकी लग सकता है, लेकिन बहुत ही सिंपल है अगर आप इसे अच्छे से समझ पाए तो दोस्तों ये वाला रूल भी हमारा यहीं पर खत्म होता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट रूल की ओर। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट रूल की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा रूल नंबर 16 सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बनाने को लेकर है। वैसे तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती है, लेकिन हम उन्हीं कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी पहली कैटेगरी ये कहती है कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनका प्लूरल मेन वर्ड में एस जोड़कर बनाया जाता है, ना कि उस वर्ड के एंड में एस जोड़कर। ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनमें मेन वर्ड में हम जो है वो एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कमांडर इन चीफ, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, कमांडर्स इन चीफ बनेगा, ना कि कमांडर इन चीफ्स बनेगा। ध्यान रखना है कि जो हमारा मेन वर्ड है उसमें हमें एस लगाना है, ना कि आखिर में। वैसे ही हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे कि ब्रदर इन लॉ, इसका हमारा प्लूरल बनेगा ब्रदर्स इन लॉ, यानी कि लास्ट में नहीं लगाना है। हमारा मेन वर्ड था ब्रदर, जिसमें हमने एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाया है। देन इसके बाद है मदर इन लॉ, इसका प्लूरल बनेगा मदर्स इन लॉ। देन है सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ का क्या बनेगा प्लूरल, सिस्टर्स इन लॉ बनेगा। देन है फादर इन लॉ, फादर इन लॉ का प्लूरल बनेगा फादर्स इन लॉ। देन है कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल का प्लूरल हमारा बनेगा कोर्ट्स मार्शल। देन है डॉटर इन लॉ, दोस्तों डॉटर इन लॉ का हमारा प्लूरल होगा डॉटर्स इन लॉ। देन है एडिटर इन जनरल, इसका हमारा होगा एडिटर्स इन जनरल। देन है सन इन लॉ, इसका हमारा प्लूरल बनेगा सन्स इन लॉ। और हमारा लास्ट एग्जाम्पल है पोस्ट मास्टर जनरल, तो इसका हमारा प्लूरल बनेगा पोस्ट मास्टर्स जनरल। ध्यान रखना है कि यहाँ पर मास्टर में जो है वो एस लगेगा, ना कि पोस्ट में और ना ही जनरल में। तो इस तरीके से आपको अच्छे से इसे समझ लेना है। तो दोस्तों इसके बाद आती है हमारी सेकंड कैटेगरी, जो कि कहती है कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनमें दोनों वर्ड्स का प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैन डॉक्टर, इसका हमारा प्लूरल बनेगा मेन डॉक्टर्स। अब ये कैसे, तो आप देखिए कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनमें दोनों ही वर्ड्स का प्लूरल बनाया जाता है। तो हमने मैन का क्या कर दिया, हमने मैन का कर दिया मेन, यानी कि हमने हमारे पहले वर्ड का भी प्लूरल बनाया है। और दूसरा हमारा वर्ड है डॉक्टर, डॉक्टर का हमने बना दिया डॉक्टर्स, यानी कि हमें यहाँ पर दोनों ही वर्ड को जो है वो प्लूरल बनाना होता है, दोनों ही वर्ड को हमें चेंज करना होता है। तो जिसके चलते मैन डॉक्टर का क्या बना, मेन डॉक्टर्स बना। वैसे ही हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मैन सर्वेंट, इसका हमारा क्या बनेगा, मेन सर्वेंट्स बनेगा। देन है वुमन ड्राइवर, वुमन ड्राइवर का क्या बनेगा, वुमेन ड्राइवर्स बनेगा। देन है मैन ड्राइवर, मैन ड्राइवर का बहुत सिंपल है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था मैन और ड्राइवर्स यानी कि मैन ड्राइवर्स। और लास्ट हमारा एग्जाम्पल है वुमेन सोल्जर, वुमेन सोल्जर का भी क्या बनेगा, वुमेन सोल्जर का बनेगा वुमेन सोल्जर्स। तो इस तरीके से आपको समझना है कि कुछ कैसे ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनमें दोनों ही वर्ड्स को हमें चेंज करना होता है, यानी कि दोनों ही वर्ड्स का हमें प्लूरल बनाना होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी आती है थर्ड कैटेगरी, जो कि कहती है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके एंड में जो है वो एफ या फिर एफ ई आता है, और इनका प्लूरल बनाने के लिए हमें जो है वो एफ या फिर एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ना होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो नाउन्स कौन से होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाइफ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वाइफ वर्ड है वो एफ ई से एंड हो रहा है। तो इसका हमें प्लूरल कैसे बनाना है कि हमें एफ और ई को तो हटा देना है और वहां पर हमें लगाना है वी ई एस। तो हमारा प्लूरल क्या बन जाएगा, वो बनेगा वाइव्स, यानी कि वाइव्स बनेगा। देन इसी के साथ हमारे और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि हाफ,
दोस्तों ये जो हाफ वर्ड है वो हमारा एफ से एंड होता है, जिसमें हम क्या करेंगे, एफ को हटा देंगे और वहां पर हम VES लगा देंगे। तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा, हाफ का हमारा बन जाएगा हाव्स। वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि काफ का बनता है काव्स, वुल्फ का बनता है वुल्व्स, शेल्फ का बनता है शेल्व्स, नाइफ का बनता है नाइव्स, लाइफ का होता है लाइव्स, थीफ का होता है थीव्स, लीफ का होता है लीव्स और लोफ का होता है लोफ्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी वर्ड है या तो ये एफ ई से एंड होते हैं या फिर एफ से एंड होते हैं। तो एफ ई या फिर एफ से एंड होने वाले वर्ड्स में हम क्या करेंगे कि हम जो है वो एफ ई या फिर एफ को हटा देंगे और वहां पर हम लगाएंगे VES। बस आपको इतना ही करना है और आपका प्लूरल रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारी आती है फोर्थ कैटेगरी। इसमें कुछ ऐसे लैटिन नाउन्स आते हैं जो कि UM से एंड होते हैं, यानी कि ये जो अम का प्रोनाउंसिएशन होता है UM, उससे एंड होते हैं। और उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि UM को हटा देना होता है और उसकी जगह पर A लगाना होता है। तो चलिए आइए कैसे देखते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है डेटम। दोस्तों डेटम में आप देख सकते हैं कि लास्ट में UM आया है, तो हम क्या करेंगे, UM को हटा देंगे और वहां पर हम लगाएंगे A। तो हमारा क्या बन जाएगा, डेटा बन जाएगा, यानी कि डेटम का हमारा प्लूरल क्या होगा, डेटा होगा। देन है ओवम। दोस्तों ओवम का होगा ओवा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है वो ओवम में से UM हटा दिया है और वहां पर लगाया है A। वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे कि अजेंडम। दोस्तों अजेंडम का होता है अजेंडा। मेमोरेंडम, दोस्तों मेमोरेंडम का होता है मेमोरेंडा। और लास्ट है क्यूरिकुलम। दोस्तों क्यूरिकुलम का होता है क्यूरिकुला। तो इस तरीके से आपको अच्छे से समझ लेना है कि कुछ ऐसे लैटिन नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में UM होता है, तो हमें अगर उनका प्लूरल बनाना है तो हम उनका UM हटा देते हैं और A लगाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों इसके बाद हमारी लास्ट यानी कि फिफ्थ कैटेगरी आती है। तो इसमें कुछ ऐसे ग्रीक नाउन्स आते हैं जो कि ON यानी कि ऑन इस प्रोनाउंसिएशन से एंड होते हैं और इनका प्लूरल बनाने के लिए ऑन को हटाकर A लगाया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से। तो हमारा जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल आता है फेनोमेनॉन। दोस्तों फेनोमेनॉन में आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है वो ON यानी कि ऑन इस प्रोनाउंसिएशन से एंड हो रहा है, जिसमें हम क्या करेंगे कि ऑन को हटा देंगे यानी कि ON को हटा देंगे और वहां पर हम लगाएंगे A। यानी कि हमारा इसका प्लूरल कैसे बनेगा, तो वो बनेगा फेनोमेना। उस तरीके से और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का बन जाएगा क्राइटेरिया, जिसमें हमें ON हटा देना है और A लगाना है। देन है बैक्टीरियन। बैक्टीरियन का बनेगा बैक्टीरिया। देन है ऑटोमेटन। ऑटोमेटन का बनेगा ऑटोमेटा। और लास्ट है गैंग्लियन। गैंग्लियन का बनेगा गैंग्लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सभी वो एग्जाम्पल्स हैं जिनके लास्ट में ON लगा था और हमने इनका प्लूरल बनाने के लिए क्या किया कि ON को तो हटा दिया और उसकी जगह पर लगाया है A। तो इस तरीके से आप इसे समझ पाओगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा रूल नंबर 16 भी यहीं पर खत्म होता है। देन हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले यानी कि नेक्स्ट रूल की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आता है 17th रूल और ये रूल हमारा ये कहता है कि कुछ ऐसे एग्जेक्टिव्स होते हैं जिनके एंड में हम अगर S या फिर ES लगा दे तो वो प्लूरल नाउन बन जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्वीट। दोस्तों यहाँ पर ये जो स्वीट है वो एग्जेक्टिव है और अगर इसका हम प्लूरल बना दे यानी कि स्वीट्स बना दे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। वैसे ही और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि वैल्यूएबल। दोस्तों वैल्यूएबल ये एग्जेक्टिव है लेकिन इसमें हम अगर S जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा प्लूरल और ये प्लूरल कैसा हो जाएगा, तो प्लूरल नाउन बन जाएगा। वैसे ही कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कि गुड का हमारा बन जाएगा गुड्स, एसेंशियल का हमारा बन जाएगा एसेंशियल्स और लास्ट है मूवेबल। मूवेबल का हमारा बन जाता है मूवेबल्स। यानी कि इस साइड में जो है वो हमारे सारे एग्जेक्टिव्स थे और उस साइड में हमारे जो है वो सारे प्लूरल नाउन बन चुके हैं। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो और इसी के साथ हमारा रूल नंबर 17 भी यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आता है रूल नंबर 18 और हमारा रूल नंबर 18 ये कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो जब सिंगुलर होते हैं तब उनके दो डिफरेंट मीनिंग्स निकल कर आते हैं, लेकिन जब वो प्लूरल होते हैं तो उनका एक ही मीनिंग होता है। तो चलिए आइए कैसे देखते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर हमारा सबसे पहला वर्ड है फोर्स। दोस्तों ये जो फोर्स वर्ड है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसका सिंगुलर फॉर्म में हमारे पास दो मीनिंग निकल कर आता है जो कि है स्ट्रेंथ और बॉडी ऑफ आर्म्स। यानी कि सबसे पहला हमारा मीनिंग क्या है, वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, बल जिसे हम कह सकते हैं। और वहीं इसका हमारा दूसरा मीनिंग निकल कर आता है बॉडी ऑफ आर्म्ड मैन, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं सेना या फिर दल जिसे हम कह सकते हैं बेसिकली। वहीं अगर हम फोर्स का प्लूरल फॉर्म बनाए तो वो क्या होगा, फोर्सेस होगा। अब हमारा जो है वो प्लूरल फॉर्म का एक ही मीनिंग निकल कर आता है जो कि है ट्रुप्स।
ट्रुप्स का क्या मतलब होता है? ट्रुप्स का मतलब भी होता है सेना, यानी कि दल, जिसे हम टुकड़ी कहते हैं बेसिकली। ट्रुप्स यानी कि टोली के कह सकते हैं इसे हम। तो इस तरीके से आपको समझना है कि जब हम फोर्स को सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो है वो दो मीनिंग निकल कर आते हैं, जो कि है स्ट्रेंथ या फिर बॉडी ऑफ आर्म्ड मैन। वहीं हम फोर्स को अगर प्लूरल बना देते हैं, यानी कि फोर्सेस बना देते हैं, तब हमारे पास एक ही मीनिंग निकल कर आता है, जो कि होता है ट्रुप्स। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। देन इसके बाद हमारा वर्ड आता है इशू। दोस्तों इशू, इशू ये जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है। अब इसके दो मीनिंग निकल कर आते हैं। तो हमारा सबसे पहला मीनिंग निकल कर आता है रिजल्ट, यानी कि परिणाम। और दूसरा हमारा मीनिंग निकल कर आता है ऑफस्प्रिंग। दोस्तों ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है नवजात, यानी कि शिशु, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं हम ऑफस्प्रिंग। वैसे अगर हम इशू का प्लूरल बनाएं, यानी कि इसका प्लूरल कैसे बनेगा, तो वो बनेगा इशूड। तो इशू का हमने बनाया है प्लूरल, जो कि है इशूड, और इसका एक ही मीनिंग निकल कर आता है, जो कि है रिजल्ट्स, यानी कि नतीजे, जिसे हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इशू का जब सिंगुलर फॉर्म होता है तब दो मीनिंग निकल कर आते हैं, और जब प्लूरल फॉर्म होता है तब एक ही मीनिंग इसका निकल कर आता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो देन इसके बाद हमारा वर्ड आता है पीपल। दोस्तों पीपल ये जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, जिसका मतलब होता है, यानी कि हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में इसका सिंगुलर मीनिंग है, यानी कि दो मीनिंग्स है। जिसमें हमारा सबसे पहला मीनिंग आता है पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब होता है लोग, यानी कि बहुत सारे लोग। और दूसरा हमारा पीपल का मीनिंग निकल कर आता है नेशंस, यानी कि देश, यानी कि बहुत सारे देश। अब अगर इसका हम प्लूरल बनाएं, यानी कि पीपल का हम अगर प्लूरल बनाएं, तो वो बन जाता है पीपल्स। और इसका एक ही मीनिंग निकल कर आता है, जो कि है नेशंस, यानी कि बहुत सारे देश और बहुत सारे देशों के लोग। तो उसे हम कहते हैं पीपल्स। तो याद रखिएगा कि प्लूरल यानी कि पीपल का जो है वो सिंगुलर फॉर्म में दो मीनिंग निकल कर आते हैं, और प्लूरल फॉर्म में एक मीनिंग निकल कर आता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है वुड। दोस्तों वुड ये जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, जिसके दो मीनिंग निकल कर आते हैं। सबसे पहला हमारा मीनिंग है टिम्बर। दोस्तों टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, ओके। और दूसरा हमारा मीनिंग निकल कर आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। वहीं अगर हम वुड का प्लूरल बना दें, यानी कि वुड्स बना दें, तो इसका हमारे पास एक ही मीनिंग निकल कर आएगा, जो कि है फॉरेस्ट, यानी कि जंगल, बहुत सारे जंगल। तो उसे हम कहते हैं वुड्स। यानी कि वुड ये जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, जिसके दो मीनिंग निकल कर आते हैं, यानी कि एक तो होता है लकड़ी और दूसरा होता है जंगल। वहीं अगर हम वुड का प्लूरल बना दें, यानी कि वुड्स बना दें, तो इसका एक ही मीनिंग निकल कर आता है, जो कि है बहुत सारे जंगल, यानी कि बहुत सारे मतलब कि फॉरेस्ट। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे इस रूल के लास्ट वर्ड की ओर, जो कि है गेन। दोस्तों गेन ये जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, जिसके दो मीनिंग निकल कर आते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा, यानी कि नफा। और हमारा दूसरा मीनिंग निकल कर आता है वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है धन संपत्ति। तो उसे हम कहेंगे क्या, प्रॉफिट, यानी कि वेल्थ। यानी कि दो हमारे पास मीनिंग है सिंगुलर फॉर्म में गेन के। वहीं अगर हम इसका प्लूरल बना दें, यानी कि गेन का प्लूरल क्या बनेगा, वो बनेगा गेन्स। और गेन्स बनने के बाद इसका सिर्फ एक ही मीनिंग आता है, जो कि है प्रॉफिट्स, यानी कि फायदे। तो उसे हम कहेंगे गेन्स। तो ध्यान रखना है कि गेन ये जो है वो सिंगुलर है, जिसमें हमारे पास दो मीनिंग निकल कर आते हैं, जो कि है प्रॉफिट और वेल्थ, यानी कि फायदा और धन संपत्ति। और वहीं हमारे अगर गेन्स बना दे हम, यानी कि इसका प्लूरल बना दे, तो इसके पास हमारे एक ही, यानी कि एक ही हमारा मीनिंग होता है इसमें प्लूरल फॉर्म में, जो कि है प्रॉफिट्स, यानी कि फायदे। तो इस तरीके से आप इसे समझ पाओगे, और इसी के साथ हमारा रूल नंबर 18 यहीं पर खत्म होता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट, यानी कि 19th रूल की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा रूल नंबर 19 ये कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर में तो एक मीनिंग होता है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में इसके दो मीनिंग्स निकल कर आते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो वर्ड्स, यानी कि वो नाउन्स कौन से हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला नाउन आता है आम। दोस्तों ये जो आम ये जो वर्ड है वो सिंगुलर फॉर्म में है। अब सिंगुलर फॉर्म में इसके सिंगुलर मीनिंग दो एक निकल कर आता है, सॉरी एक ही मीनिंग होता है इसका, जो कि है अपर लिम्ब, जो कि एक पार्ट ऑफ बॉडी है, यानी कि हमारे हाथ। वहीं अगर इसका प्लूरल बनाए, प्लूरल में क्या बन जाएगा, ये आर्म्स बन जाएगा। आर्म का प्लूरल क्या बन जाएगा, तो आर्म्स बन जाएगा। अब प्लूरल में हमारे पास दो मीनिंग है, जिसमें हमारा सबसे पहला मीनिंग है वेपन्स, यानी कि औजार। बहुत सारे जो औजार होते हैं, जो बहुत सारे टूल्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, तो उसे हम कहते हैं यानी कि वेपन्स, जिसे भी हम जो है वो आर्म्स भी कह सकते हैं। और हमारा वहीं दूसरा मीनिंग है अपर लिम्स। अपर लिम्स यानी कि हाथ, जिसे हम बाजू है, जिसे हम कहते हैं। तो यही हमारे पास दो मीनिंग्स है एक ही वर्ड के, यानी कि डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर फॉर्म में है या फिर प्लूरल फॉर्म में है। सिंगुलर फॉर्म में है तो एक ही मीनिंग निकल कर आएगा, और अगर प्लूरल फॉर्म में है तो इसके दो मीनिंग्स आते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला नाउन आता है मैनर।
दोस्तों मैनर ये जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, जिसका हमारे पास एक ही मीनिंग है जो कि है मेथड यानी कि तरीका। वहीं अगर हम मैनर का प्लूरल बना दे जो कि होगा मैनर्स, तो इसके हमारे पास दो मीनिंग्स निकल कर आते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा मीनिंग क्या है, मेथड्स यानी कि तरीके, और दूसरा मीनिंग हमारा आता है बिहेवियर यानी कि व्यवहार, बर्ताव जिसे हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि मैनर ये जो सिंगुलर फॉर्म है इसमें हमारे पास एक ही मीनिंग है, जिसका मतलब होता है तरीका यानी कि मेथड। वहीं अगर हम मैनर का मैनर्स बना दें यानी कि प्लूरल बना दें, तो हमारे पास दो मीनिंग निकल कर आते हैं जो कि है तरीके या फिर बर्ताव या फिर व्यवहार। तो इस तरीके से आपको समझना है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कस्टम। दोस्तों कस्टम ये जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, जिसका एक ही मीनिंग आता है, निकल कर आता है सिंगुलर फॉर्म में, जो कि है हैबिट यानी कि आदत। वहीं अगर हम इसका प्लूरल बनाएं यानी कि हम इसका कस्टम्स बनाएं, तो इसके हमारे पास दो मीनिंग निकल कर आते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला मीनिंग है हैबिट्स यानी कि आदतें, और दूसरा हमारा मीनिंग आता है ड्यूटीज ऑन गुड्स यानी कि सामान पर, वस्तुओं पर लगने वाला कर यानी कि टैक्स, तो उसे हम कहते हैं कस्टम्स। ओके, देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कलर। दोस्तों कलर ये जो वर्ड है वो सिंगुलर फॉर्म में है, और सिंगुलर फॉर्म में इसका एक ही मीनिंग निकल कर आता है जो कि है ह्यू। दोस्तों ह्यू का मतलब होता है रंग यानी कि कलर ही होता है। और अब अगर इसका हम प्लूरल बनाएं यानी कि हम कलर का कलर्स बना दें, तो इसमें हमारे पास दो मीनिंग निकल कर आते हैं, जो भी सबसे पहला है ह्यूज यानी कि बहुत सारे रंग, और दूसरा मीनिंग निकल कर आता है फ्लैग्स यानी कि ध्वज जिसे हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो कलर और कलर्स को समझ पाओगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे इस रूल के हमारे लास्ट नाउन की ओर, जो कि है मिनट। दोस्तों मिनट का मतलब होता है अ यूनिट ऑफ टाइम, जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, अ यूनिट ऑफ टाइम यानी कि हमारा जो टाइम है उसका एक यूनिट। ओके, और अब अगर बात करें इसका प्लूरल की, इसके प्लूरल की, तो प्लूरल में हमारा मिनट का क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा मिनट्स, और इसमें हमारे पास दो मीनिंग निकल कर आते हैं। तो हमारा सबसे पहला मीनिंग है यूनिट्स ऑफ टाइम यानी कि हमारे टाइम का यूनिट, और वहीं हमारे पास दूसरा हमारा जो मीनिंग है वो है द प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग्स यानी कि बैठकों की कार्यवाही कार्यवाही। तो उस तरीके से हम जो है वो इस दोनों ही मीनिंग को समझ सकते हैं, यानी कि मिनट और मिनट्स जब सिंगुलर में होते हैं तब एक मीनिंग निकल कर आता है, और प्लूरल में होते हैं तब दो मीनिंग निकल कर आते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा रूल नंबर 19 यहीं पर खत्म होता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट रूल की ओर। तो दोस्तों हमारा रूल नंबर 20 ये कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके दो तरह के प्लूरल्स होते हैं, और दोनों ही प्लूरल्स अलग अलग मीनिंग निकल कर आते हैं, यानी कि दोनों ही प्लूरल्स का अलग अलग मीनिंग निकल कर आता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन से वो नाउन्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है ब्रदर। दोस्तों ये जो ब्रदर वर्ड है वो सिंगुलर फॉर्म में है, यानी कि ये जो नाउन है वो कैसा है, तो सिंगुलर फॉर्म में है। अब इसके दो अलग अलग तरह के हमें प्लूरल फॉर्म्स देखने हैं। तो सबसे पहला फॉर्म हमारा आता है ब्रदर्स। दोस्तों ब्रदर्स का मतलब होता है सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स, यानी कि एक ही कपल के, एक ही यानी कि जो पेरेंट्स है एक ही पालकों के, यानी कि सेम बच्चे यानी कि भाई भाई जिसे हम कहते हैं। तो उस तरीके से आप समझ पाओगे ब्रदर्स का मतलब। अब हमारा दूसरा प्लूरल फॉर्म निकल कर आता है ब्रदर का, वो है ब्रिदरन। दोस्तों ब्रिदरन का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी और सोसाइटी, यानी कि जो अलग अलग लोग होते हैं, यानी कि अलग अलग लोग हैं लेकिन एक ही सोसाइटी के या फिर एक ही कम्युनिटी के हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ब्रिदरन। तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रिदरन। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, यानी कि ब्रदर इस सिंगुलर फॉर्म के हमारे पास दो मीनिंग निकल कर आते हैं, यानी कि दो प्लूरल फॉर्म निकल कर आते हैं जो कि है ब्रदर्स और ब्रिदरन, और इन दोनों ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग भी निकल कर आता है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है क्लोथ। दोस्तों क्लोथ जो है वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, और इसके दो तरीके के प्लूरल्स निकल कर आते हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला प्लूरल प्लूरल फॉर्म है क्लोथ्स। दोस्तों क्लॉथ्स का मतलब होता है काइंड ऑफ पीसेस ऑफ क्लॉथ, यानी कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के कपड़े, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है कपड़ों का उसे हम कहते हैं क्लॉथ। ओके, क्लॉथ्स हम उसे कहते हैं। वहीं अगर इसका दूसरा प्लूरल फॉर्म देखें तो वो होता है क्लोथ्स। दोस्तों क्लोथ्स का मतलब होता है गारमेंट्स, यानी कि पोशाक, वस्त्र, कपड़े जिसे हम कहते हैं, सिले सिलाए कपड़े, यानी कि रेडीमेड पूरी तरीके से, तो उसे हम कहते हैं क्लोथ्स। तो इस तरीके से जो है वो क्लॉथ इस वर्ड के जो है वो दो प्लूरल फॉर्म निकल कर आते हैं, जो कि है क्लॉथ्स और क्लोथ्स। तो इस तरीके से आपको समझना है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डाई। दोस्तों डाई ये सिंगुलर फॉर्म में है, और इसके दो प्लूरल फॉर्म निकल कर आते हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला प्लूरल फॉर्म है डाइज। दोस्तों डाइज का मतलब होता है स्टैम्प फॉर कॉइनिंग, यानी कि जो हमारी जो कॉइन बनाने की जो फैक्ट्री होती है उसमें जो कॉइन बनाने के लिए स्टैम्प्स यूज होता है तो उसे कहते हैं डाइज। और वहीं पर हमारा दूसरा प्लूरल फॉर्म निकल कर आता है डाइस।
दोस्तों डाइस का मतलब होता है स्मॉल क्यूब्स फॉर प्लेइंग। आपने देखा होगा कि जो खेलते हैं हम, यानी कि जो कुछ-कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनमें क्यूब्स यानी कि डाइस का यूज़ होता है, उसे हम कहते हैं डाइस, जिस पे नंबर्स होते हैं 1 टू 6, 1 से लेकर तो 6 तक, तो उसे हम कहते हैं डाइस। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है वो डाई इस सिंगुलर फॉर्म के जो है वो 2 मीनिंग निकल कर यानी कि आपको 2 मीनिंग देखने के लिए मिलेंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारी नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फिश। दोस्तों फिश का हमारा ये जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये फिश जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है। अब इसके हमें जो है वो दो अलग अलग तरीके के प्लूरल फॉर्म देखने हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला प्लूरल फॉर्म आता है फिश, जो कि एज इट इज है। यानी कि इस फिश का मतलब होता है कंसिडर्ड कलेक्टिवली। कंसिडर कलेक्टिवली का मतलब होता है कि एक ही प्रजाति की, एक ही स्पीसीज की बहुत सारी फिशेस, यानी कि बहुत सारी फिशेस जो कि एक ही प्रजाति की है, सेम है। वहीं हमारा दूसरा प्लूरल फॉर्म क्या निकल कर आता है, फिशेस होता है। अब हम जब फिशेस की बात करते हैं तो फिशेस में बहुत सारी अलग अलग प्रजातियों की मछलियां होती है, यानी कि कोई सिमिलर नहीं होती है। यानी कि मछलियां तो बहुत सारी होती है, यानी कि बहुत सारी मल्टीपल मछलियां होती है, लेकिन वो अलग अलग तरीके की होती है। यानी कि कोई कैसी होगी तो कोई कैसी होगी, यानी कि सब अलग अलग होती है, यानी कि कंसिडर्ड सेपरेटली। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे इस रूल के हमारे लास्ट नाउन की ओर। तो दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड आता है फॉर्मूला। दोस्तों फॉर्मूला या सिंगुलर फॉर्म में है, और इसका हमारे पास जो है वो दो प्लूरल फॉर्म निकल कर आते हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला प्लूरल फॉर्म है फॉर्मूले। दोस्तों फॉर्मूले ये जो है वो इसका मतलब होता है रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि जो मैथमेटिक्स के रूल्स होते हैं उसे हम फॉर्मूले कहते हैं। वही हमारा जो है वो दूसरा इसका मीनिंग निकल कर आता है फॉर्मूलाज, यानी कि ये हमारा सेकेंड प्लूरल फॉर्म है, जिसका मतलब होता है मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि जो एप्लीकेशन है उसके तरीके, अलग अलग तरीके, मेथड्स, उसे हम कहते हैं फॉर्मूलाज। तो इस तरीके से आप जो है वो फॉर्मूला के अलग अलग दो टाइप के प्लूरल फॉर्म को अच्छे से डीप में समझ पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर पिन कमेंट से भी आप हमारा डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।